नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि अभी आप जानते हैं, हाल ही में 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ और इस 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जिस एक दल को या गठबंधन को सबसे अधिक फायदा मिला है वह है, दल के हिसाब से बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, और गठबंधन के हिसाब से बात करेंगे तो वह है एनडीए। तो अब बातें की जा रही है कि चूंकि कई राज्यों में, खास करके अगर बंगाल की बात करेंगे तो निश्चित तौर पर विधायकों की संख्या बढ़ी है। असम में भी यही हुआ, उड़ीसा में भी पहले जो है पहली बार वहां पर सरकार बनाने में कामयाब हुई है। ऐसे बिहार में देखेंगे, महाराष्ट्र में, हरियाणा में, कुल मिलाकर के देखा जाए तो विधायकों की संख्या तेजी से एनडीए के पास बढ़ा है। इस सब का सीधा असर जो है आने वाले समय में, जो अगले ही साल होने वाला है राष्ट्रपति चुनाव पर सीधा पड़ने वाला है। यानी कि राष्ट्रपति चुनाव में भाजपा या एनडीए को कह सकते हैं कि अब अपने कैंडिडेट को जितवाने के लिए बहुत कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। संभव है विपक्षी पार्टी इस बात को लेकर के मजबूर हो जाए कि किसी एक नाम पर सहमति बने और उसको निर्विरोध राष्ट्रपति चुन लिया जाए। यह भी एक यहां पर बात की जा सकती है, क्योंकि बंगाल के जीत के बाद 2027 का राष्ट्रपति चुनाव जो है वह सबसे चर्चा में रहेगा। और इसके अलावा ध्यान रखिएगा, 2027 में उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव है, तो निश्चित तौर पर वह भी मायने रखेगा। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो यहां पर सबसे पहले यही समझते हैं कि आखिर ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि राष्ट्रपति चुनाव बेहद महत्वपूर्ण अगले साल का हो सकता है। और एनडीए की जो स्थिति अभी आई है बंगाल के बाद, वह मजबूत है। संभव है कि कोई व्यक्ति निर्विरोध राष्ट्रपति चुन लिए जाए एनडीए के उम्मीदवार के रूप में, यदि वो आते हैं। क्या यहां पर है प्रावधान, सबसे पहले समझते हैं। देखिए, जब हम भारतीय संविधान की बात करेंगे तो आर्टिकल 54 और 55 के तहत यह कहा गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाएगा। और राष्ट्रपति का चुनाव क्या होगा? एक अप्रत्यक्ष प्रक्रिया होगी। यानी कि जैसे आप विधायकों के चुनाव में या सांसदों के चुनाव में या पंचायत चुनाव में जाकर के वोट डालते हैं, ऐसा नहीं होगा। फिर आप कहेंगे क्या वोटिंग होगी? नहीं, वोटिंग होगी, चुनाव होगा, लेकिन वह डायरेक्ट वोटिंग नहीं होगी, इनडायरेक्ट प्रोसेस उसका होगा, अप्रत्यक्ष प्रक्रिया होगा। उसको समझते हैं कैसे होगा। इसमें कौन लोग शामिल होंगे? आप जिनको चुन करके भेजते हैं, यानी कि आपके जनप्रतिनिधि। आपके जनप्रतिनिधि क्या है? राज्यों में विधायक हैं, देश में कौन है? सांसद हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो लोग, आपके जनप्रतिनिधि जो हैं, यहां पर राष्ट्रपति को चुन रहे होंगे। ठीक है, तो संसद के निर्वाचित सदस्य ध्यान दीजिएगा, यहां पर दो बातें कही गई। एक तो कहा गया संसद, संसद का तात्पर्य हो गया लोकसभा और राज्यसभा, ये दोनों। हालांकि संसद में 3 अंग होते हैं, आपका प्रीलिम्स आने वाला है, इसको ध्यान रखिएगा। संसद के 3 अंग, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये भी संसद के अंग होते हैं। तो संसद के तीसरे अंग को चुनने के लिए ये दो जो है वो वोटिंग कर रहे होंगे। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा के 100 संसद होंगे और निर्वाचित, क्योंकि कुछ सदस्य क्या होते हैं? मनोनीत होते हैं, कला से, विज्ञान से, किसी विशिष्ट क्षेत्र से, समाज सेवा से, चिकित्सा से, वो नहीं, मनोनीत वोटिंग नहीं करेंगे। तो निर्वाचित जो एमपी होंगे वो मतदान कर रहे होंगे। ये तो हो गया देश के स्तर पर। अब विधानसभाओं के, देश में जितने भी विधानसभा है उनको ध्यान रखिए, उनके निर्वाचित सदस्य। अब ध्यान रखिए, पहली बात तो विधानसभाओं को लेकर के बात किया गया। विधानसभाओं की बात करेंगे तो साथियों, हमारे देश में 6 ऐसा राज्य है जहां पर विधान परिषद है, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, ये सब जानते हैं ना। तो यहां पर परिषद के जो उम्मीदवार होंगे या जो विधान परिषद होंगे वो वोट नहीं डाल रहे होंगे, केवल विधायक वोट डालेंगे। तो पहली बात तो ये हो गया, विधानसभा समझ गए। अब यहां पर इसमें भी कहा गया निर्वाचित सदस्य, यहां पर भी मनोनीत होंगे तो वो नहीं फिर आएंगे, तो निर्वाचित ही, यानी कि एमएलए, विधायक। अब मामला समझ में आ गया। ये भी इसके लिए क्या कर रहे होंगे? राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान कर रहे होंगे। आगे अब हमारे पास एक और तरह की राज्यों की स्थिति है, वो क्या है? यूटी, यूनियन टेरिटरी। एक तो पूर्ण राज्य हो गया जहां के विधायक होंगे, एक हो गया केंद्र शासित प्रदेश हो गया, पूरी तरह से केंद्र का ही प्रशासनिक ढांचा वहां पर चलेगा। एक है यूनियन टेरिटरी विद असेंबली, यानी कि वह है तो केंद्र शासित प्रदेश लेकिन वहां पर विधानसभा है। जैसे कि चर्चा में क्या आप लाएंगे? जैसे कि दिल्ली की चर्चा करेंगे। दिल्ली में देखिए रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री है ना। ऐसे पुट्टी चोरी का अभी चुनाव हुआ है, यहां पर भी देखेंगे एनडीए जीत करके आगे बढ़ी है। और ऐसे जम्मू कश्मीर में भी देखेंगे क्या है? विधानसभा है। लद्दाख में नहीं है, लद्दाख में पूरी तरह से केंद्र शासित है, केंद्र के प्रशासनिक संयंत्रों के माध्यम से वहां पर सरकार चलेगी। लेकिन यहां पर जो देखेंगे, जो जम्मू कश्मीर में, वहां विधानसभा दिया गया है, चुनाव भी हुआ है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ध्यान देना है, इन 3 राज्यों के
जो विधानसभा होंगे यहाँ के जो विधायक हैं वो भी मतदान कर रहे होंगे। तो अब क्लियर समझ में आ गया कि राष्ट्रपति का चुनाव होगा कैसे, ये सारी चीजें अब आपको भाग कौन कौन लेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति अभी जो द्रौपदी मुर्मू है, अब या 2027 में एनडीए इन्हीं के कार्यकाल को बढ़ा ले, दूसरा टर्म इनको दे दे, या किसी और चेहरा को हमारे सामने लाए, लेकिन जो भी चेहरा आएगा एनडीए को बहुत माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसा लग रहा है कि आराम से, और संभव है विपक्ष खुद ही मान जाए कि आप अपना चेहरा दे दीजिए, हम चुनाव में अपना उम्मीदवार नहीं उतारेंगे, जो स्थिति अब विभिन्न विधानसभाओं में ताबड़तोड़ जीत के बाद मिला है। अब यहां पर क्या होता है, जैसे मैंने कहा ना कि ये लोग वोटिंग तो करते हैं, कौन कौन लोग वोटिंग करेंगे ये तो मैंने आपको यहां पर बता दिया। ठीक है, और मैंने कहा अप्रत्यक्ष होगा, लेकिन इसके लिए इसका एक अपना मैथमेटिक्स है। दरअसल इसमें यह नहीं होता है कि एक व्यक्ति एक वोट, जैसे विधानसभा चुनाव में आप जाएंगे तो आप एक व्यक्ति हैं, आपका वोट होगा, इसीलिए तो एसआईआर की प्रक्रिया कराई गई ना कि फर्जी वोटर्स हैं उसको हटा दिया जाए। लेकिन जब यहां आएंगे तो राष्ट्रपति चुनाव में ऐसी बात नहीं होती है, उसमें क्या होता है, वोट का वैल्यू होता है ना। जैसे कि मान लीजिए मेरी मोबाइल है, ये मोबाइल है तो एक ही डिवाइस, लेकिन इसका कुछ वैल्यू होगा। अगर प्राइस में देखेंगे तो कुछ तो वैल्यू होगा, कुछ हजार का ये होगा। तो ठीक ऐसे ही जो है यहां पर एक विधायक या एक सांसद होंगे, उनका कुछ क्या होगा, वैल्यू होगा, वोट वैल्यू, मूल्य होगा उनका। वो वोट वैल्यू जो है उसके हिसाब से निकाला जाएगा कि कौन जीत रहे हैं कौन हार रहे हैं। उसको भी आराम से मैं बता देता हूं, समझ लीजिए। तो पहली चीज तो यहां समझ गए कि वोट वैल्यू का सिद्धांत लागू होगा। अब यहां पर एक टर्म एंड कंडीशन है कि ये सेंसस किसके अकॉर्डिंग, 1971 के अकॉर्डिंग। 1971 के बाद कई बार सेंसस हो चुका है, 81, 91, 2001, 2011। लेकिन ऐसा भी नहीं समझना, अभी आपका प्रीलिम्स आने वाला है, तो ये सब अगर आपको फंसाया जाए तो उलझना नहीं है। 2011 के आधार पर भी नहीं हो रहा है, 1971 के जनगणना के आधार पर ही ये सारे डेटा निकाला जा रहा है राष्ट्रपति चुनाव का। ठीक है, और 27 का तो सेंसस अभी हमारे पास हुआ नहीं है। अब देखिए जरा इसको समझिए, अगर हम बात करते हैं कि कौन कौन होंगे, कैसे वोट वैल्यू तय होता है, तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप यहां पर विधायकों का जान लीजिए। विधायकों का वैल्यू कैसे तय होगा, एक विधायक के बराबर कितना वोट का वैल्यू होगा उसको समझिए। जैसे कि इसका देखेंगे तो हम किसी राज्य की जनसंख्या निकालेंगे, किसी भी राज्य की जनसंख्या सोच लीजिए, उत्तर प्रदेश का सोच लीजिए, है ना, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश ही है। तो हमने उत्तर प्रदेश की जनसंख्या निकाल लिया, और जनसंख्या कितना, 1971 के आधार पर, ये मिस नहीं करना है, गलती से 2011 वाला दिमाग में आया तो गए आप काम से। तो 1971, तो यहां पर परीक्षा में ध्यान रखिएगा, तो राज्य की जनसंख्या 1971 में क्या रहा है, विधानसभा सीटें कितनी रही है उत्तर प्रदेश में, और क्या करना है, जनसंख्या को डिवाइड कर देना है विधानसभा सीट और फिर मल्टीप्लाई करना है 1000 से। उसके बाद जो मैथमेटिकल वैल्यूज आ जाएगा यहां पर, ये देखिए, ये जो वैल्यू टोटल आपको आएगा, यह विधायकों का, एमएलए का वोट वैल्यू होगा। तो अब यहां पर बताइए किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक, यूपी ना, तो यूपी की जनसंख्या सबसे अधिक, तो बताइए कहां की एमएलए का वोट वैल्यू सबसे अधिक, डिवाइड करके 1000 से मल्टीप्लाई। तो जाहिर सी बात है जो भी कंक्लूजन निकलेगा उसमें हमें, चूंकि पॉपुलेशन यहां पर ज्यादा यूपी का है, तो यूपी के विधायकों के वोट वैल्यू सबसे अधिक इस देश में देखे जाएंगे। ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद, ठीक है, हाँ, यहां पर देखिए यूपी के विधायक का वोट मिल जो है 208 सर्वाधिक है, और सिक्किम के विधायकों का 7 ही है। अब देखिए विधायक ही है लेकिन अलग अलग हो गया ना पॉपुलेशन, चूंकि सिक्किम में पॉपुलेशन कम है। तो ये चीजें समझ गए। अब इससे एक लेवल में आपको आगे लेकर के चलता हूं, विधायक का समझ गए, तो अब इससे आप सांसद को समझेंगे। सांसद यानी कि जो एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा के चाहे राज्यसभा के, निर्वाचित, मनोनीत नहीं, इनका वोट वैल्यू कितना होगा। अब इनका वोट वैल्यू जो होगा कुल विधायकों कहने का मतलब है आप तमाम राज्य जितने भी हैं सभी के विधायकों के वोट का योग कर लीजिए और उसको डिवाइड कर दीजिए कुल निर्वाचित सांसदों की संख्या से। निर्वाचित सांसदों की संख्या कहने का तात्पर्य इसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों होंगे, इसको ऐड कर दीजिए। उसके बाद जो नंबर आएगा उससे आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, और वोट वैल्यूज क्या होगा, ऑल एमएलएज ऑफ ऑल स्टेट्स, भारत के जितने भी राज्य, और तीनों यूटी को भी जोड़ दीजिए, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर, इसके भी जो विधायक हैं इसको भी जोड़िए और उसको डिवाइड कर दीजिए टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा से। उसको डिवाइड करके जो आंकड़ा आपको प्राप्त होगा वह वोट वैल्यू निकलेगा सांसदों का। ठीक है,
तो 2022 में प्रत्येक सांसद के वोट का मूल्य 700 था। 2022 यानी कि पिछला चुनाव जो राष्ट्रपति का हुआ है, अब इसीलिए 5 साल बाद कार्यकाल राष्ट्रपति का होता है ना, 5 साल का, तो 2027 में होगा अगले साल। तो 22 में सांसदों का कितना था? 700 था। और 22 में यूपी के विधायकों का कितना था? 200। सिक्किम के विधायकों का कितना था? 700। तो क्या यहां से प्रश्न अगर बनता है कि क्या हर राज्य के विधायकों का वोट वैल्यू अलग अलग होगा, वेरी करेगा? जाहिर सी बात है करेगा। पूछेगा क्यों करेगा भाई साहब बताइए? तो दो चीजों पर डिपेंड करता है। वेरिएबल्स कितने हैं इसमें? वेरिएबल्स दो है ना, क्या है? पॉपुलेशन स्टेट का, और दूसरा वेरिएबल्स क्या है? नंबर ऑफ एमएलए। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? इतना अगर चीजें आप समझ गए तो अब यहां पर अब आप ये समझ पाएंगे कि अगर जिस राज्य में, या अगर इतने चुनाव जो पिछले कुछ समय से चल रहे हैं और मोदी जी अश्वमेध यात्रा पर निकले हुए हैं, कहीं चुनाव हार ही नहीं रहे हैं, 22 राज्यों में सरकार बन रही है एनडीए की, तो एनडीए के विधायकों की संख्या बढ़ती जा रही है ना। तो एनडीए के विधायकों की संख्या बढ़ती जाएगी तो बताइए वैल्यूज क्या होगा? बढ़ता जाएगा इनका वोट वैल्यू, और इनका वोट वैल्यू बढ़ेगा तो बताइए यहां पर विधायकों के वोटों का योग होगा ना, तो सांसदों का भी बढ़ेगा। क्लियर, समझ में आ गया? तो इसीलिए ये जो वोट वैल्यू है ये बढ़ने वाला है एनडीए का, और बहुत तेजी से आंकड़ा बहुत उछाल मारेगा, खास करके बंगाल के बाद। तो निश्चित तौर पर यह फायदा होगा। लोकसभा 2024 बनाम विधानसभा चुनाव देखेंगे, इसमें भी चूंकि लोकसभा में कहा गया कि इस बार 400 पार का नारा दिया गया, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया था। 2019 में 303 सीट भाजपा को अकेले मिली थी, और 24 में देखेंगे यानी कि अगले 5 वर्ष के चुनाव जो हुआ 240 पर सिमट गई भाजपा, यानी कि पूर्ण बहुमत भी नहीं प्राप्त कर सकी। बाकी जो घटक दल हैं एनडीए के, उस पर निर्भर रहना पड़ा। तो कुल मिलाकर के अभी गठबंधन की सरकार चल रही है, 2 बार पूर्ण बहुमत की सरकार मोदी जी चला चुके हैं। तो ये चीजें कहीं ना कहीं आपको उस वक्त देखने को मिला था। अब इसमें क्या हुआ था कि लोकसभा चुनाव में जो प्रदर्शन खराब हुआ भाजपा का, एनडीए का, तो कहा गया कि कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट संभव है विधानसभा चुनाव पर भी पड़े, और विधानसभा चुनाव पर पड़े तो फिर वहां पर विधायकों की वोटों का वैल्यू जो है कम होगा, तो सांसदों पर इसका प्रभाव पड़ेगा, और इसका ओवरऑल इफेक्ट जो है 2027 में जब राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो उस पर देखने को मिलेगा। तो भाजपा या एनडीए कह सकते हैं ये डवाडोल की स्थिति में होंगे कि ये अपने राष्ट्रपति को, अपने मन मुताबिक के व्यक्ति को राष्ट्रपति बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। ये तमाम तरह के प्रश्न अभी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आने से पहले था, लेकिन मामला था, अब नहीं है। कंडीशन बदल गया, क्योंकि जज्बात इसलिए बदल गए कि भरपाई हो गई। तो वहां पर जो भाजपा के सांसदों की सीटों में गिरावट देखने को मिला, चूंकि सांसद के सीट पर भी तो मायने रख रहे हैं, ठीक है? देखिए कुल निर्वाचित सांसदों की संख्या वह भी तो है। तो यहां पर अगर देखेंगे ये भरपाई वोट मूल्य जो है ये कहीं ना कहीं आ गया है। हालांकि उस वक्त 44,000 प्लस की कमी आई थी। अब जो विभिन्न विधानसभा में भारी बहुमत आया है भाजपा और एनडीए को, इसका फायदा आपको देखने को मिलेगा। विधानसभाओं का प्रभाव क्या होगा? राज्यों में मिली जीत जो हुआ है निर्वाचन मंडल में, मैंने पूरा समझा दिया है कि कौन कौन पार्टिसिपेट करेंगे, और प्रत्यक्ष प्रक्रिया में एनडीए की हिस्सेदारी पुनर्जीवित हो गई है, इनका वोट वैल्यू बढ़ेगा। पश्चिम बंगाल में भाजपा के विधायकों की संख्या पहले 77 था, बढ़कर कितना हो गया? 207। 77 से 260 बढ़ा है भाई साहब, है ना? तो जमीन से आसमान पे पहुंच गए इनके विधायकों की संख्या। आप सोच सकते हैं, आपको ध्यान होगा उस वक्त जो विपक्ष के उम्मीदवार थे सबसे पहले बंगाल और इन राज्यों में घूम रहे थे, महाराष्ट्र वगैरह में, ताकि वहां के मुख्यमंत्री से बात करके वहां के विधायकों को अपने साथ लिया जाए। राष्ट्रपति घूमते भी है ना उम्मीदवार, ताकि अपने पक्ष में वोट करवा सके। तो ये अब 207 हो गया है। तो राज्य में सबसे बड़े राजनीतिक विस्तार यहाँ दिखाता है। असम की बात करेंगे तो जो एनडीए की संख्या है, बीजेपी का तो आपको शायद 80 या 82 विधायक आए हैं, लेकिन एनडीए की संख्या करेंगे, हेमंता बिस्वा शर्मा जो मुख्यमंत्री रहे हैं पहले, अभी भी अब तो वही रहेंगे, तो वो बताए थे, लिख करके उन्होंने एक पर्ची दिया था कि 101 आएगा अगर बीजेपी या एनडीए बहुत अच्छा करेगी। 102 आया है, लगभग एग्जैक्ट आंकड़ा। ये बहुत अच्छी कंडीशन हुआ। महाराष्ट्र में भी देखेंगे महायुति की विशाल जीत हुआ है, 237 सीटें से एनडीए को भारी बहुमत यहां मिलेगा। बिहार की अगर बात किया जाए तो एनडीए की अगर बात करेंगे 202 सीट यहां पर है। मतलब बिहार में तो मतलब आंधी उड़ा दिया है एनडीए ने, है ना? बाकी दलों को तो एकदम समेट करके रख दिया है ना, 50 से नीचे कर दिया, और यहां पर 202 सीट अकेले एनडीए ले आई है। हरियाणा में भी देखेंगे लगातार जीत से जो इंडिया गठबंधन है वो कमजोर होगा। तो कुल मिलाकर के ओडिशा की बात कैसे छोड़ सकते हैं? सोचिए, पहली बार ओडिशा में मुख्यमंत्री, है ना, वो कहते हैं ना अंग बंग कलिंग, तो अंग मतलब बिहार, बंग मतलब बंगाल, कलिंग मतलब ओडिशा, तीनों जगह बीजेपी अपना मुख्यमंत्री अपनी सरकार बनाने में कामयाब पहली बार हुई है। इसका प्रभाव तो पड़ना ही है राष्ट्रपति चुनाव पर। तो वहां पर भाजपा ने भी 78 विधायक की संख्या उड़ीसा में भी आ गया है।
तो जाहिर सी बात है वो उसका वैल्यू भी काउंट हो जाएगा उन विधायकों की, तो फिर यहाँ पर नंबर तो ओवरऑल बढ़ेंगे। तो निर्णायक कारक क्या होंगे? उत्तर प्रदेश बड़ा निर्णायक कारक होगा। राष्ट्रपति चुनाव का लगभग 15% वोट मूल्य अकेले यूपी से आता है। एनडीए का दबदबा है और एक तरफा चुनाव बनाने की क्षमता भी रखती है। अगले साल उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, तो अब देखना पड़ेगा यूपी में परफॉर्मेंस कैसा रहता है। क्षेत्रीय सहयोग की भूमिका, आंध्र प्रदेश में आप जान रहे हैं चंद्रबाबू नायडू की पार्टी जो टीडीपी है, बिहार में जदयू नीतीश कुमार जी की पार्टी, इन सब का भूमिका और महत्वपूर्ण होने वाला है और एनडीए के भीतर इनका समर्थन जो है राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, यदि 2027 तक निर्वाचित विधानसभा पूर्ण रूप से कार्यरत रहती है, वहां पर जो स्थिति है, तो इसके 83 विधायकों का वोट मूल्य लगभग प्रत्येक का 72 या उसके आसपास रहने वाला है। ये एक फैक्टर काम करेगा। हालांकि जम्मू कश्मीर को लेकर के जो कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं वहां सरकार जो है, विधायकों की संख्या जो है वह कहीं के इंडिया गठबंधन के पक्ष में है, तो वहां पर क्या इफेक्ट होता है ये भी देखना पड़ेगा। कुल मिलाकर के अगर देखेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव में, तो आपको लग रहा था 2024 के लोकसभा चुनाव में जैसे ही एनडीए का प्रदर्शन और खास करके भाजपा का प्रदर्शन 240 तक रह गया, बहुत खराब हुआ, लोगों ने कहा कि अगली बार अब भाजपा या और एनडीए अपना राष्ट्रपति नहीं बनवा पाएंगे। और राष्ट्रपति नहीं बनने का बड़ा नुकसान होता है, बहुत सारे कानून जो है वो धरातल पे आ नहीं पाते हैं, पास हो नहीं पाता है। तो यहां पर ये जो मिथक था ये टूट गया है। इन तमाम विधानसभा चुनाव जो हुआ है 24 के बाद, इसने भरपाई कर दिया एनडीए का वहां जो सीट कम हुआ था। और अब यहां पर खास करके पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, इसके बाद ये कहा जा रहा है कि जिसको भी चाहे एनडीए या भारतीय जनता पार्टी बीजेपी राष्ट्रपति अब बना सकती है 2027 में। और संभव है इतनी मजबूत स्थिति के बाद विपक्ष शायद अपना कैंडिडेट भी ना उतारे, या उतारे तो केवल नैतिक रूप से उतारे, चूंकि उनका बहुत महत्व रह नहीं जाएगा शायद। ठीक है, संभावित प्रश्न है, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिख करके आप बताइएगा। और आप मुझे ये बताइए कि क्या आपको भी लगता है कि एनडीए या भारतीय जनता पार्टी द्रौपदी मुर्मू जी को एक टर्म और देने वाली है, या कोई नया चेहरा हमें देखने को मिलेगा? कौन राष्ट्रपति अगले साल बन सकते हैं? सबसे महत्वपूर्ण बात, उत्तर प्रदेश 2027 का विधानसभा चुनाव, उसमें क्या भारतीय जनता पार्टी का रहने वाला है योगदान और किस तरह से सीट आने वाली है, क्योंकि उसके आधार पर राष्ट्रपति चुनाव पर बहुत इफेक्ट पड़ने वाला है। तो और बंगाल चुनाव से कितना इफेक्ट पड़ेगा, ये सारी बातें तर्क के सहित कमेंट बॉक्स में लिख करके आप जरूर बताएं। और आप किसको चाहते हैं कि राष्ट्रपति अब देश के अगले साल बनते हुए देखना, ये भी कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। यदि अभी तक आपने संस्कृति आईएएस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।